सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एसटीडी, यानी पूरी टेबल का डेटा निकाल रहे हैं। बिकॉज एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल कॉलम्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे नोट्स में आपने देखा होगा, लिखा रहता है ऑल रिकॉर्ड्स। जिसको ऑल रिकॉर्ड्स नहीं पढ़ेंगे, एस्ट्रिक का मतलब था ऑल कॉलम, यानी जिस जिस कॉलम का डेटा निकालना है दैट इज एस्ट्रिक, दैट मीन्स ऑल कॉलम। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग रन कर रहे हैं MySQL i_ क्वेरी को सेम एज इट इज जैसे इंसर्ट डिलीट अपडेट में करते थे। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लास कि इंसर्ट डिलीट अपडेट, मुझे कोई बताएगा कि उसमें क्या रिटर्न होता था? रो नंबर सर। वेरी गुड। तो रो नंबर होता था। बट अब देखिए, मैं यहाँ पर बता दूं आपको, यहाँ रो नंबर अब रिटर्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हम लोग सेलेक्ट करा रहे हैं, और सेलेक्ट जब आप कराते हैं तो पूरा डेटा रिट्रीव होगा। डेटा रिट्रीव का मतलब डेटाबेस में जो डेटा है वो सारा निकल करके और इस RS ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो देखिए क्लास, आएगा क्या? आएगा ऐसे ही नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी मल्टीपल वैल्यूज आएंगी, बहुत सारे रोज आएंगे और बहुत सारे कॉलम, ये सब आके स्टोर हो जाएंगे एरे में, यानी इस RS में। RS केवल एक वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन इस RS से वैल्यू निकालने के लिए देखिए, मैं आपको एक फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। देखिए, वैल्यू निकाल करके मैं वैल्यू नाम के वेरिएबल में रखूंगा, और फंक्शन का नाम है MySQL i_fetch_assoc। देखिए, इस फंक्शन का काम क्या होता है कि जो आपका एरे एलिमेंट हो, जैसे आपके पास कोई मल्टी डायमेंशनल एरे है, तो उस मल्टी डायमेंशनल एरे से या एरे से वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। तो उससे होगा क्या, देखिएगा, बात समझिएगा। व्हाट से मैं कह रहा हूँ कि जब आप सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एसटीडी करके क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, तो RS में आपके पास कुछ ऐसा डेटा आ जाएगा जिसमें रो फॉर्मेट में बहुत सारा डेटा होगा और कॉलम में भी डेटा होगा, ऐसा पूरा डेटा आ जाएगा, यानी बहुत सारे डेटा स्टोर्ड हैं, ऐसा बहुत सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। सो पॉइंट इज व्हाट कि जब आप MySQL i_ क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो RS में ये डेटा आ गया। तो इस RS से जब आप fetch assoc लगा रहे हैं, तो fetch assoc क्या करेगा, RS से डेटा निकाल के इस वेरिएबल में रख देगा। और ये भी वेरिएबल खुद का वेरिएबल है, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। जैसे हमने रो ले ली या हमने वैल्यू ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। तो जब fetch assoc करेंगे तो डेटा निकल करके इसमें आएगा। तो आएगा क्या, तो $वैल्यू में आएगा ये पूरी रो। एक बार में ये पूरी रो निकलेगी, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम दूसरी रो निकलेगी, थर्ड टाइम तीसरी रो निकलेगी, ऐसा। और जितने भी आपको रिकॉर्ड मिलते जाएंगे उतने रिकॉर्ड निकल कर वैल्यू में आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वैल्यू भी जो बनेगा वो भी एक एरे बनेगा, और एक ऐसा एरे बनेगा जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं। मल्टीपल का मतलब कॉलम्स। तो ध्यान दीजिएगा, अब उस कॉलम से वैल्यू निकालने का तरीका होता है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम लिख लीजिए, जैसे वैल्यू है, उसके बाद उस कॉलम का नाम लिख लीजिए जिस कॉलम का आपको डेटा चाहिए। जैसे मुझे अगर नेम का डेटा चाहिए तो मैं यहाँ नेम लिख लूंगा। और ध्यान दीजिएगा क्लास, मैं इस $वैल्यू को नाम चेंज कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर हो व्हाट वी आर डूइंग। तो रो निकाल रहे हैं इसीलिए इसका नाम रो रख दिया। अब रो से कॉलम निकालेंगे तो यहाँ लिख दिया रो का नाम और उसके बाद नेम। तो देखिए हमारे टेबल में नेम नाम का कॉलम है, कोर्स नाम का कॉलम है, बैच नाम का है, तो मैंने वहां से नेम निकाल दिया और नेम निकाल के इस लूप को ऐसे ही चलने दे रहे हैं। अब देखिए इस लूप के बाद मैंने यहाँ पर बंद कर दिया लेस देन क्वेश्चन मार्क, तो दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन, यहाँ लिख दिया क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। तो होगा क्या, इस क्वेरी के एग्जीक्यूट होने से इस रिजल्ट सेट में बहुत सारा डेटा आ जाएगा, यानी मल्टीपल रोज एंड कॉलम। अब उस मल्टीपल रोज एंड कॉलम से एक एक रो निकाल करके हम लोग इस रो नाम के वेरिएबल में रख रहे हैं, और उस रो नाम के वेरिएबल से कॉलम का नाम दे करके उसके एक कॉलम की वैल्यू निकल ली है, यानी नेम। तो देखिए क्लास, इससे होगा क्या, लेट मी शो यू। फाइल कर दूं, हमने कहा लोकल होस्ट, फाइल का नाम दे दिया select.php। सो लेट्स सी, देखिए सारे नाम निकल गए। आर यू गेटिंग क्लास? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए जैसे नेम निकाला है, ऐसे मुझे जरूरत होगी तो मैं यहाँ पर कोर्स भी निकाल सकता हूँ। ये देखिए यहाँ लिख लिया रो और यहाँ लिख दिया कोर्स, और ऐसे ही बैच निकालना हो तो फिर लिखा $रो और यहाँ कह दिया बैच। ये बैच कॉलम का नाम है, रो कॉलम, ये कोर्स कॉलम का नाम है, और नेम भी कॉलम का नाम है। तो देखिए अब सारी वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए ऐसा आ गया, लेकिन ये बड़ा फॉर्मेटेड नहीं है, तो अभी हम लोग इसको फॉर्मेटेड भी कर सकते हैं। लाइक देखिए इसमें लास्ट वाले पे हमने कह दिया BR लगा दो, यानी हर रो के बाद नई लाइन। तो लेट्स सी, हर रो के बाद नई लाइन हो जाएगी। क्या आप देख पा रहे हैं क्लास? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा,
इसका क्लाइंट पेज नहीं बनाया है, डायरेक्ट हमने बनाया है एसक्यूएल का कोड, डायरेक्ट कोड बना दिया है और ये पूरा कोड आपके सामने उसका रिजल्ट विजिबल हो रहा है। अब देखिए इसी को हम थोड़ा फॉर्मेटेड भी कर सकते हैं। फॉर्मेटेड करने के लिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्लास? नो सर। वेरी गुड। वो दो बार डिस्प्ले हो रहा है। क्या बोल रही है दिव्या? सर कोर्स दो बार डिस्प्ले हो रहा है, जैसे दीपक क्या कोर्स नहीं, कोर्स और बैच दो चीज है। बैच में PHP 01 लिखा है इसलिए वैसा दिख रहा है। ठीक है दिव्या? यस सर। कोई डाउट तो नहीं अभी? नो सर। वेरी गुड। तो ये देखिए मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ और आप लोगों ने ऐसा काम बहुत बार किया है, बनाया था आप लोगों ने, कई बार टेबल बनाया है। तो यहाँ देखिए मैंने ऐसा टेबल कर लिया। सो हैव यू रिमेम्बर क्लास कि हम लोगों ने ऐसा किया है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये देखिए एक TH ले लिया है और यहाँ पे नेम नाम का एक कैप्शन दे दिया और नेम के बाद एक कैप्शन दे रहे हैं, नेम के बाद कोर्स का, और ये कोर्स को क्लोज कर दिया। फिर एक कैप्शन दे रहे हैं और इस पे दे रहे हैं बैच का, यहाँ दे दिया बैच और इसको भी क्लोज कर दे रहे हैं। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक रो लिया है और मल्टीपल सेल्स बना ली। लाइक आपने नेम के लिए बना लिया, यहाँ पर कोर्स के लिए बना लिया और बैच के लिए बना लिया। नाउ आई वांट कि ये रो को क्लोज कर दें और ये सेमीकोलन कर दिया। तो बस अभी तक तो सिर्फ एक रो बनाया है और देखिए टेबल को हम इसके बाहर बना रहे हैं, यानी इस टेबल को बाहर क्लोज कर रहे हैं। बाहर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लूप में नहीं क्लोज करना है टेबल को। टेबल जो है हर बार नहीं बनेगी, केवल एक बार बनाएंगे, इसीलिए लूप में नहीं दिया है। इवन टेबल को स्टार्ट और ये जो रो है इसको भी आपके लूप में नहीं दिया है क्योंकि हर बार नहीं बनाना है। और ये आप लोगों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो लेट्स ओनली अंडरस्टैंड कि कर क्या रहे हैं। यहाँ पर फिर लिख दिया TR और TD और उसमें रो की वैल्यू प्रिंट करा दी। अब देखिए यहाँ पर फिर कॉन्केटिनेट कर रहे हैं और इस कॉन्केटिनेशन के साथ एक TD क्लोज किया और एक TD स्टार्ट कर दिया और फिर उसके साथ कॉन्केटिनेट कर दिया रो को। तो बेनिफिट क्या होगा क्लास कि हमारे पास एक नेम नाम का कॉलम हो गया इस पर्टिकुलर रो में जो कि फर्स्ट सेल में प्रिंट हो रहा है। फिर सेकंड सेल में फिर से रो के बाद कोर्स को प्रिंट कर रहा है, मतलब नेम के बाद कोर्स को प्रिंट कर रहा है। तो देखिए कोर्स का कॉलम बन किया और ये नया कॉलम प्रिंट कर लिया जिससे लास्ट वाला एलिमेंट भी ऐड कर सकें। तो लास्ट एलिमेंट है हमारे पास, तो ये देखिए बैच को कॉन्केटिनेट कर दिया। अब बैच के जस्ट बाद हमें जो है TD को क्लोज करना है और लास्ट जो है TR को क्लोज करना है। तो देखिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, TR ओपन किया, TD ओपन किया, उसमें इस नेम को कॉन्केटिनेट कर दिया, फिर TD क्लोज कर दिया, नया TD लिखा और इसमें कोर्स को कॉन्केटिनेट कर दिया, फिर TD क्लोज किया, TD ओपन किया, उसमें बैच कॉन्केटिनेट कर लिया। और आप ये कई बार कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता है इस पर बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है। सो लेट्स सी, अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ तो वी विल गेट द डेटा लाइक दिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ध्यान दीजिएगा कि इसका क्लाइंट पेज हम लोगों ने नहीं बनाया था। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो फिर इसका क्लाइंट पेज बनाते हैं। Done, sir. Done. वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए क्लाइंट पेज में क्या करना है, मैं आपको एक नया पेज ओपन करके बताता हूँ और इसको सेव करते हैं। इसका नाम रख लेते हैं क्लाइंट फेच, क्योंकि डेटा फेच कराना है, डेटा सेलेक्ट कराना है, इसलिए क्लाइंट फेच रख लेते हैं। और यहाँ देखिएगा HTML टैग लिखा, बॉडी टैग लिखा, बॉडी टैग के बाद फॉर्म टैग लगा दिया। फॉर्म टैग में आप जानते हैं एक्शन का होना जरूरी है और मेथड पोस्ट या गेट होना जरूरी है। और आप ये भी जानते हैं कि गेट मेथड होगा तो डेटा गेट से रिसीव करेंगे और अगर पोस्ट है तो $_पोस्ट से रिसीव करेंगे। तो दैट मीन्स गेट डेटा को, यानी गेट से भेजे गए फॉर्म को $_गेट से रिसीव करेंगे और अगर पोस्ट से फॉर्म को भेज रहे हैं तो $_पोस्ट से रिसीव करेंगे। इवन वन मोर एसोसिएटिव एरे वी हैव जिसका नाम है $_रिक्वेस्ट। तो $_रिक्वेस्ट की हेल्प से हम गेट या पोस्ट दोनों की वैल्यू को रिसीव कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्लास, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्शन में select.php, यानी सेम फाइल पे डेटा भेज रहे हैं, सेम पेज पे। सेम पेज का मतलब ये जो पेज है इसी की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ सेलेक्ट लिख दिया, अब लिख रहे हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट और हमने कहा यहाँ वैल्यू में फेच, ऐसा कह दिया फेच, मतलब डेटा फेच कर रहे हैं इसलिए फेच लिख दिया। और फिर यहाँ दे दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी एक टेक्स्ट बॉक्स होगा
नाम जो है कंट्रोल का आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ txt1 क्योंकि अभी तक हम लोगों ने txt1 लेकर ही किया है तो ऐसा ही दे दिया। आप चाहते हैं दोनों नई लाइन पर आए तो यहाँ लगा दिया br और br, ऐसा कर दिया। अब देखिए क्लास में चाहता क्या हूँ कि इस txt1 की वैल्यू हम लोग भेज दें कहाँ पे, select.php पे। तो आप जब सेंड करेंगे, सबमिट करेंगे तो txt1 की वैल्यू चली जाएगी select.php सर आवाज नहीं आ तो रही। यहाँ रिसीव करने का क्या तरीका, मैं कह रहा हूँ यहाँ करने का क्या तरीका है क्लास, $_ पोस्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और यहाँ पास करेंगे txt1, क्या यही करेंगे क्लास? यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए अगर n आ गया है तो यहाँ हमने अब देखिए कंडीशन लगा दी, कहा वेयर नेम कॉलम इक्वल्स टू हो जाए सिंगल कोट डबल कोट डॉट $NK, देखिए ऐसा लगा दिया, फिर डॉट डबल कोट और सिंगल कोट ऐसा कर दिया। यानी जब नेम जो है इस n के इक्वल हो जाए तब डेटा निकालिए। तो अब आइए, अब देखिए select.php को डायरेक्ट आप करते हैं तो यू विल गेट एरर अनडिफाइंड txt1। तो मैं इसको ले जा रहा हूँ किस पर, तो हमारे पास एक पेज है जिसका नाम है client fetch.php, यहाँ लिख दिया client fetch.php। देखिए यहाँ से हमें डेटा निकालना है और देखिए हमारे डेटाबेस में इतने यूजर्स हैं, अगर मैं ब्राउज कर दूं देखिए इतने यूजर्स हैं। तो मान लीजिए मुझे लगता है कि उदय का डेटा चाहिए, उदय का, तो यहाँ मुझे लिखना होगा, सॉरी द लास्ट फाइल मुझे लिखना होगा उदय, तो यहाँ मैंने लिख दिया UDAY, ऐसा कर दिया उदय। और देखिए क्लास इसको कर रहे हैं फेच, जैसे ही फेच करेंगे देखिए केवल उदय का रिकॉर्ड आ रहा है। इज इट क्लियर क्लास? यस वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट करिए। वेरी गुड वेरी गुड। और इसका भी स्क्रीनशॉट करिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा क्लास, मैं आपको एक छोटा सा एक रिक्वायरमेंट देता हूँ, उस रिक्वायरमेंट को समझिएगा। आप लोगों ने लास्ट टाइम एक टेबल बनाई थी जिस टेबल का नाम था REG, हैव यू रिमेम्बर क्लास? सर प्रोडक्ट बनाते हैं। यस प्रोडक्ट के बाद सर बनाए क्या REG नाम की टेबल नहीं बनाया जिसमें ईमेल पासवर्ड और नेम था? नो सर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों को एक टास्क ऐसा दिया हुआ है, आपको अगर याद हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। पासवर्ड देखिए, पासवर्ड जो है हमें ऐसा करना है, लाइक ईमेल पासवर्ड नेम और प्रोफाइल पिक, ये 4 कॉलम बनाना है। तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। REG टेबल बनाना है, किसी भी डेटाबेस में बना लीजिएगा और क्लास के बाद बनाइएगा। हैव यू टेकन क्लास? यस वेरी गुड। अब ये बताइए कि अगर मैं कहूँ कि प्रोफाइल पिक की अभी बात नहीं करनी है तो फॉर्म पे मुझे कितने कंट्रोल बनाने होंगे इसकी डेटा एंट्री लेने के लिए? 4 लेना होगा, 4। किसने 4 बोला था? प्लीज प्लीज अनम्यूट योर माइक। किसने 4 बोला था? प्लीज अनम्यूट। ओके कोई बात नहीं, आप क्रेडिट नहीं लेना चाहती हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 4 ही लेंगे। 4 इसलिए लेंगे, क्लास मैंने कहा आपसे कि प्रोफाइल पिक छोड़ देना है, लेकिन फिर भी 4 लेंगे। 4 इसलिए लेंगे क्योंकि पासवर्ड को एक बार नहीं इंटर कराया जाता है यूजर के सामने। यूजर के सामने पासवर्ड को 2 बार इंटर कराते हैं जिससे गलती ना हो। ऐसा ना हो कि यूजर ने टाइप किया 1 2 3 और टाइप हो गया 2 3 4। तो होता क्या है कि पासवर्ड को हर बार 2 बार लिया जाता है। फायदा कि उन दोनों पासवर्ड को हम लोग मैच कराते हैं, चेक करते हैं कि दोनों मैच कर रहा है नहीं। अगर मैच कर रहा होता है तो रजिस्ट्रेशन होता है और मैच नहीं कर रहा होगा तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, एक ईमेल बनाना है, एक पासवर्ड बनाना है और एक नेम बनाना है। लेकिन पासवर्ड के लिए 2 कंट्रोल बनेंगे, दोनों ही पासवर्ड फील्ड, क्योंकि इनक्रिप्टेड होते हैं तो कोई देख के नहीं पढ़ सकता। तो आप 2 बार उसकी एंट्री लेते हैं कि अगर बाय मिस्टेक कोई की प्रेस भी हो गई हो तो हमें पता चल जाए कि पासवर्ड जो गलत हो गया। तो आपको पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड 2 बॉक्स लेना होगा, पासवर्ड के लिए, एक ईमेल के लिए और एक नेम के लिए, और यहाँ एंट्री करा देनी है। हो जाएगा क्लास आप? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए अगर हो गया तब क्या करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आप लोगों को एक फॉर्म बनाना है, जिस फॉर्म पे एक होगा नेम और एक होगा पासवर्ड, ऐसा।
और एक यहाँ बटन होगी। तो इस बटन पे लिखा होगा साइन इन, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा होगा, साइन इन ऐसा। और यहाँ पर लिखा होगा ईमेल, क्योंकि हम लोग ईमेल एंटर करा रहे हैं तो यहाँ लिखा होगा ईमेल आईडी। और दूसरा यहाँ पर लिखा होगा पासवर्ड, ये जो सेकंड वाला है इस पे लिखा होगा पासवर्ड, यानी इस पे पासवर्ड एंट्री करा रहे हैं। अब होगा क्या क्लास, ध्यान दीजिएगा व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको करना है, और ये कल तक ही हो जाना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड बी कि अगर कल नहीं हुआ तो आप लोग मुझे बता देंगे, वैसे हो जाएगा, बहुत ईजी सा है। क्या करना है हमें कि इस ईमेल आईडी के बिहाफ पर, ध्यान दीजिएगा, इस ईमेल आईडी के बिहाफ पर डेटाबेस से डेटा निकालेंगे। और ये जो डेटा निकालेंगे, ये देखिए मैं यहाँ पर एरो बना दे रहा हूँ, यहाँ डेटा निकाल कर लाएंगे। किसके बिहाफ पर ले आएंगे, तो ईमेल आईडी के बिहाफ पे। तो जो डेटाबेस से पासवर्ड निकल करके आएगा उस पासवर्ड को इस पासवर्ड से मैच करते हैं। आई रिपीट, जो डेटाबेस से पासवर्ड निकल करके आएगा उसको इस वाले पासवर्ड से मैच करते हैं। अगर दोनों मैच कर गया तो हम दिखाएंगे सक्सेसफुल, और दोनों मैच नहीं किया तो दिखाएंगे अनसक्सेसफुल। एनी डाउट एनीवन? नो सर। नो सर। वेरी गुड। तो क्या आप पासवर्ड वाला कॉलम से पासवर्ड निकाल लेंगे? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसको निकाल करके और उसी को मैच कराते हैं। तो चलिए मैं आपको एक चीज और बता दूं जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग नेम के भी यहाँ पर डेटा निकाल रहे थे, ऐसा ही तो आपको निकालना है ईमेल आईडी के बिहाफ पर। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ मैंने यहाँ लूप लगा दिया था, यहाँ देखिए लूप लगा है, तो लूप की यहाँ जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप ईमेल आईडी के बिहाफ पर डेटा निकालेंगे तो एक ही रिकॉर्ड निकल कर आएगा। लूप तो तब चाहिए होता है जब एक से ज्यादा रिकॉर्ड हो। तो अगर हम यहाँ से व्हाइल हटा देते हैं, ऐसा देखिए व्हाइल लूप हटा दिया और इवन ये ब्रैकेट भी हटा दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है इस वाले प्रोग्राम के लिए। क्यों? क्योंकि आप जिसका नाम देंगे उसकी कंडीशन पर डेटा निकलेगा यहाँ आरएस में। और हमने क्या किया कि आरएस से मल्टीपल कॉलम निकालने हैं, तो इस एसॉक से, फेच एसॉक से डेटा निकाल के रो में रख दिया। अब जब रो में आ गया तो उसका नेम निकाल लिया, उसका कोर्स निकाल लिया और उसका बैच निकाल लिया। क्या आप लोगों को क्लियर हुई बात मेरी क्लास? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो रुकिए मैं एक बार आपको दिखा भी दूं कि आपको डाउट ना हो। ये देखिए मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ, सॉरी ये नहीं था। सो लेट मी मेक गो फॉर दिस वन। तो देखिए यहाँ मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ पेज को। अब देखिए यहाँ कुछ और नाम दे देते हैं, चलिए उदय ही दे देते हैं। अभी उदय दे दिया और देखिए फेच कर रहे हैं, देखिए मिल रहा है। और दिखा दूं टेबल में आपके रिकॉर्ड कौन कौन से हैं। तो अगर मैं माई डीबी की बात करूँ जहाँ हम लोग वर्क कर रहे थे, तो वहाँ पर स्टूडेंट टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड थे। जैसे देखिए पंकज है, अब पंकज का रिकॉर्ड निकालना है तो यहाँ हमने टाइप कर दिया पंकज। तो कहने का मतलब जब एक रिकॉर्ड निकल कर आ रहा है, ये देखिए फेच कर दिया, ये देखिए एक रिकॉर्ड निकल के आ रहा है, तो ये माइस्क्यूएल फेच माइस्क्यूएल आई को मल्टीपल लूप में डालने की जरूरत ही नहीं है। एक बार ही फेच स्टॉक से डेटा निकाल के रो में रख लीजिए और फिर उस रो का कॉलम नेम दे करके जो जो कॉलम की वैल्यू चाहिए वो निकाल लीजिए। तो आप भी ऐसे ही करेंगे, ईमेल के बिहाफ पर डेटा निकालेंगे, यानी निकालने के बाद जो पासवर्ड वाली फील्ड होगी उसको टेक्स्ट बॉक्स वाली वैल्यू से मैच करा लेंगे। मैच कर रहा होगा तो सक्सेसफुल, मैच नहीं कर रहा होगा तो अनेबल टू लॉग इन। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब एक काम करिएगा क्लास, इसको अभी क्लास के बाद रन करा लीजिएगा और अगर कोई डाउट होगा तो आप स्टार्ट में ही पूछ लेंगे। तो ये आपको करना है, ध्यान रखिएगा, ईमेल और पासवर्ड जो भी दें उसके ईमेल के बिहाफ पर डेटा निकल कर आए, पासवर्ड मैच करें और उसका साइन इन हो जाए। यानी साइन इन होने का मतलब मैसेज आए सक्सेसफुली लॉग इन, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैसेज आ जाए अनेबल टू लॉग इन। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट CRUD ऑपरेशन। तो CRUD ऑपरेशंस पे आप लोग काम करना है, और ये जो मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड का लॉगिन करने के लिए दिया है ये आपको करना है, और ये आप लोगों का हो जाना चाहिए। और मैं आप लोगों को एक और छोटा सा चीज दे देता हूँ इनपुट के लिए, दैट इज व्हाट, कि यूजर इंटरफेस बनाना शुरू करिए, UI। और किस चीज के लिए? तो एक्चुअली आपको बनाना होगा ऑनलाइन ई कॉमर्स। तो ऑनलाइन ई कॉमर्स के लिए आपको अब वेब पेज डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने का मतलब कम से कम एक आपके जो लॉगिन के पहले जितने पेजेस दिखाने होते हैं वो पेजेस आप बना सकते हैं।
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन पेज बना सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन पेज पे तो यूजर चाहे तो डेटा सबमिट करके रजिस्टर भी कर पाएगा, तो रजिस्टर तक आपको करवा लेना है। इट मीन्स वो पेजेस जो आपको लॉगिन के बाहर दिखाने होते हैं। ई कॉमर्स का मतलब हो गया ऐसी वेबसाइट जहां से प्रोडक्ट सेल कर सकें और कोई कस्टमर वहां से प्रोडक्ट परचेज कर सके। तो सेल करने के लिए तो भाई आपके वेबसाइट्स पे बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट हो रहे होंगे जिसको कोई भी बाय नाउ क्लिक करके और परचेज कर सकता है। तो आपको कम से कम ये करना है कि लॉगिन से पहले जितनी चीजें हैं वो बन जाए और रजिस्ट्रेशन पेज बन जाए, और रजिस्ट्रेशन पेज का रजिस्ट्रेशन डेटाबेस में होने लगे। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. वेरी गुड। तो किसी को प्रोजेक्ट में कोई डाउट हो तो मुझे बता सकता है। एक बार एक्सप्लेन कर देते सर। रिपीट बता कर तो सकते दिया, कितना एक्सप्लेन करेंगे? अभी तो बताया आपको। बताया ये कि हमको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। उस ई कॉमर्स वेबसाइट में जो कस्टमर होगा वो कस्टमर जो है प्रोडक्ट को बाई कर पाएगा, और बाई करने के लिए प्रोडक्ट क्या करेगा कि लाइक जो भी प्रोडक्ट है आपके पास उसे वो बाई कर सके, खरीद सके। तो खरीदने से पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि आप बाहर के पेजेस बनाएंगे। बाहर के पेजेस का मतलब होता है जो लॉगिन से पहले दिखाए जा रहे हैं। तो लॉगिन से पहले देखिएगा आप, जैसे 2-3 साइट्स विजिट करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वो लोग क्या दिखाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने बनाया था गैलरी, सर आवाज कट गई। आज क्लियर सर, आवाज कट उसके रही है। बाद होना चाहिए कि सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज कट गई है सर, नहीं सर सुन आवाज पाए। नहीं आ रही। क्लास की वॉइस नहीं आ रही है आप लोग तक? नो सर। नो सर, सर ब्रेक हो रही है। So class, is it audible now? Yes, sir. यस वेरी गुड। तो मैं ये कह रहा था कि आपको प्रोजेक्ट करना है, और प्रोजेक्ट करना है ऑनलाइन ई कॉमर्स पे। ऑनलाइन ई कॉमर्स का मतलब होता है कि जहाँ से लोग प्रोडक्ट को सेल परचेज कर सकें। और सेल परचेज के लिए मैंने आपसे कहा कि कल तक कम से कम रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन इन द सेंस कि आपकी साइट पर भी रजिस्ट्रेशन करने जाए तो रजिस्ट्रेशन पेज हो जहाँ लॉगिन करके वो रजिस्ट्रेशन कर सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, sir. लेकिन अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो मैं एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर देता हूँ कि आप ये भी ना कहें कि सर हमें तो पता ही नहीं था क्या करना है। सो दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट यू शुड यूज कि लाइक इसमें करना क्या है। तो Sir, प्लीज टेक द voice break स्क्रीनशॉट। हो रही है। क्लास, आई एम सेइंग दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट। ये आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है दैट यू शुड गो फॉर। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। हैव यू टेकन क्लास? यस सर। यस सर। सो इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, प्रोडक्ट है सेल परचेज के लिए, कस्टमर है, कस्टमर के क्या क्या टास्क हैं ये बताया गया है, एडमिन है, एडमिन का क्या क्या टास्क है ये बताया गया है। और ध्यान रखिएगा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं तो दैट विल बी गुड फॉर यू। और मेरा इंस्ट्रक्शन ये है कि ज़्यादा नहीं परेशान होना है, कल तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। मतलब कस्टमर आपकी साइट पर आए तो एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्लास? यस सर। यस सर। सर रजिस्ट्रेशन में बस उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड स्टोर करा लेना होगा डेटाबेस। रोहन, मैं अगर ये सब बता दूंगा तो आप क्या करेंगे? और द सेकंड थिंग, ईमेल आईडी और पासवर्ड से अगर हर जगह रजिस्ट्रेशन हो जाता तो फेसबुक वाले आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ ना मांगते, जीमेल वाले आपसे और डिटेल ना मांगते, लाइक आप अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस एंड ऑल। तो देखिए, रिक्वायरमेंट होती है एक कस्टमर जो लॉगिन करता है उसके लिए क्या क्या रजिस्ट्रेशन में डेटा होना चाहिए। 2-3 साइट्स विजिट करिए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड ऑल। उनका रजिस्ट्रेशन पेज देखिए और सोचिए कि उन्होंने ऐसा क्यों लिया है। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि क्यों लिया है। हेलो सर। So class, we are moving ahead and Sir, just we hello. are,
हर्ष पढ़ लीजिएगा, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा, उसको पढ़ लेंगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है हर्ष? यस सर। दैट्स अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। जब रिटन फॉर्म में दे दिया तो उसमें बात नहीं किया जाता है। सो क्लास देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फंक्शन। आप लोगों को इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सेलेक्ट को बहुत अच्छे से कर लेना है, ध्यान रखिएगा। अभी वो अभी आगे हम लोग उसमें प्रोसीड करेंगे। तो जो आपको मैंने लॉगिन का काम दिया है वो लॉगिन, और जो रजिस्ट्रेशन का काम दिया है वो रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट पे करना है, और लॉगिन जो है आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। आई रिपीट, लॉगिन प्रैक्टिस के लिए करना है। लॉगिन की टेबल मैंने आपको अलग दी है, और रजिस्ट्रेशन तो आपको अपने प्रोजेक्ट में करना है। तो दैट मीन्स प्रोजेक्ट पे आज से ही आपका काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। और स्टार्ट इन द सेंस क्लास, आई एम अगेन सेइंग कि किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि सर कैसे होगा। आई एम टेलिंग टू यू कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे। अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा तो दैट्स गुड। जैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा आपको मैं फिर बताऊंगा क्या करना है। तो सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन का काम कर लेना है। और एक काम मैंने दिया था प्रोडक्ट वाला, तो आई थिंक वो आप लोगों ने कर लिया होगा। यस उसके बारे में दो लोगों ने मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो किया है। मैं बता रहा हूँ कि जिस डेट को मैं कोर्स खत्म करूंगा उस डेट को आपका प्रोजेक्ट बना होगा, अगर आपने मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो किया है तो। इट्स माय प्रॉमिस। बट अगर इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो किया है तो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो लेट्स सी क्लास, व्हाट इज फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा था। फंक्शन इज व्हाट? इट्स जस्ट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। इट्स अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम, डिपेंड्स ऑन फंक्शन कॉल। सो हैव यू रिमेंबर क्लास कि हम लोगों ने ऐसा ही कुछ जावास्क्रिप्ट में भी डिस्कस किया था? यस सर। यस सर। अरे आप ये मुझे बताइए कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए किस कीवर्ड का यूज करते थे? फंक्शन। सो क्लास, जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में फंक्शन का यूज किया था, फंक्शन कीवर्ड का, वैसे ही यहाँ पर भी PHP में भी फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। तो फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से बनाते हैं फंक्शन। आप देखिए फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, ये तो वहां पर भी था, इवन हर जगह होता है। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। वो सारे फंक्शन जो पहले से बने हुए हों, दैट इज कॉल्ड सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। और सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस को ही अलग अलग नाम से जानते हैं, लाइक लाइब्रेरी फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन, एक्सेट्रा। तो यानी जो पहले से बने हुए फंक्शन हो उन्हें कहते हैं सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। जैसे एक फंक्शन यहाँ देखिए एग्जांपल में लिखा है एरे, एक str, एक इंक्लूड, एक रिक्वायर। तो क्या आप जानते हैं कि एरे फंक्शन का काम क्या होता है? यस एरे बनाने के लिए। वेरी गुड। तो एरे बनाने के लिए यानी प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो ऐसे ही देखिए ये सभी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं दैट वी कैन यूज। नाउ अगर दूसरी कैटेगरी की बात करें तो वो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होता है वो फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से बनाते हैं। और क्या होता है? सो यूज टू कस्टमाइज यूजर्स टास्क। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कहते हैं कि यूजर बनाता है, नहीं, यूजर नहीं बनाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर के लिए बनाया जाता है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन इज यूज्ड टू कस्टमाइज यूजर्स टास्क एंड टू क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन कीवर्ड इज यूज्ड। एनी डाउट एनीवन? नो सर। वेरी गुड। तो चलिए एक छोटा सा पहले एग्जांपल देखते हैं PHP में फंक्शन का, और उसके बाद करते हैं, क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट में किया है, बट अगेन आई एम जस्ट टेलिंग टू यू कि आप PHP में भी कंफर्टेबल रहें, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन शो। तो फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से ले लिया, और इसके अंदर एक मैसेज चाहता हूं मैं, इको। तो हमने लिखा फंक्शन इन PHP, कुछ ऐसा मैसेज दे दिया, फंक्शन इन PHP। और देखिए इस फंक्शन को जब तक आप कॉल नहीं करेंगे तब तक काम नहीं करता। तो कॉल करने का तरीका होता है फंक्शन नेम। तो कॉल कर दिया जैसे जावास्क्रिप्ट में करते थे। सो लेट्स सी, अगर मुझे यहाँ पर उस फाइल को रन करना है तो हम लिखेंगे लोकल होस्ट, फाइल का नाम मैंने दिया था test.php। सो लेट्स सी, temp, sorry, not test. Yes. So it's a temp.php. तो देखिए temp.php we are getting function in PHP. So that means what? कि फंक्शन वो ब्लॉक हो गया है, ये एक ब्लॉक हो गया जिसको हम लोग एक बार क्रिएट करते हैं और जरूरत पड़ने पे मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। ये देखिए शो को कॉल कर दिया 2 बार, ये देखिए वी आर गेटिंग द रिजल्ट।
एनी डाउट एनीवन? नो सर। No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या ये एकदम जावास्क्रिप्ट की तरह है सारे फंक्शन बनाने का तरीका? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट करिए आप लोग। Done, sir. Done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब देखिए आते हैं आगे। अब देखिए फंक्शन जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है 4 तरीके से। एक होता है नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, एक होता है आर्गुमेंट बट नॉट रिटर्न, एक होता है नो आर्गुमेंट बट रिटर्न, एक होता है आर्गुमेंट विद रिटर्न। क्या क्लास आप लोगों ने इसका नाम सुना है? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर। sir. वेरी गुड, Sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए ये जो है, ये जो काम है नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसमें ना ही कोई वैल्यू भेजेंगे और ना ही उससे कोई वैल्यू रिटर्न कराएंगे। दैट मीन्स अ फंक्शन विच डज नॉट हैव एनी आर्गुमेंट एंड विच कुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो देखिए कैसे बनाते हैं ऐसे फंक्शन को। तो देखिए मैं यहाँ पर एक PHP का कोड लिख रहा हूँ, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, और यहाँ कर दिया क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। फाइल को सेव कर लेते हैं पहले 1.php से, पुरानी फाइल है उसको रिप्लेस कर दिया। अब देखिए यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ मुझे एक फंक्शन बनाना है, और कैसा फंक्शन बनाना है देखिएगा। मैंने लिखा फंक्शन और फंक्शन का नाम लिख लिया सम। देखिए क्लास बहुत ध्यान से समझिएगा व्हाट यू मीन बाय आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब होता है कि जब हम फंक्शन कॉलिंग से कोई वैल्यू डेफिनेशन में भेजते हैं, इसको कहा जाता है डेफिनेशन। इसको, ये जो फंक्शन कीवर्ड के साथ आप लिखते हैं दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन। और जो कॉल करते हैं लाइक दिस, इसे कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। तो जब फंक्शन के कॉल से कोई वैल्यू डेफिनेशन में भेजी जाती है दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। और फंक्शन के डेफिनेशन से कोई वैल्यू अगर यहाँ भेजी जाती है फंक्शन की कॉलिंग पर, तो उसे कहते हैं रिटर्न। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. वेरी गुड। तो अब देखिए मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ 10,20। तो बताइए ये रिटर्न है कि आर्गुमेंट है? आर्ग्यूमेंट। Argument. वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि वेरी गुड, क्योंकि फंक्शन के कॉलिंग से भेज रहे हैं। और देखिए यहाँ रिसीव कर रहे हैं $A में और $B में। तो ये एक ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिसमें आर्गुमेंट हम भेज रहे हैं। और देखिए यहाँ क्या किया, $S नाम के वेरिएबल में यहाँ कह दिया $A एडेड बाय $B, ऐसा कर दिया। और यहाँ इको कर दिया, लिख दिया मैसेज सम और डॉट ऑपरेटर $S, यानी S की वैल्यू को प्रिंट करा लिया। सेव करिए, फाइल का नाम था 1.php, और ये देखिए आके रन करते हैं यहाँ पे 1.php को। तो लेट्स सी क्लास कि अगर 1.php रन करते हैं तो देखिए मिल गया सम 30। तो सम 30 का मतलब क्या हुआ, इस वाले प्रोग्राम में हम लोग फंक्शन की कॉलिंग से, इस कॉलिंग से वैल्यू यहाँ भेज रहे थे, यानी फंक्शन के डेफिनेशन पे, लेकिन इस डेफिनेशन से कोई वैल्यू कॉलिंग पर नहीं भेज रहे हैं, कोई वैल्यू कॉलिंग पे नहीं भेज रहे हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है नो आर्गुमेंट नो रिटर्न। सॉरी, इसे कहते हैं आर्गुमेंट बट नॉट रिटर्न, लाइक दिस। एनी डाउट एनीवन? No, sir. नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए सभी लोग। Done, sir. Done, sir. Done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। ये वेरी गुड। तो ये फंक्शन ऐसा बनाया है क्लास जो आर्गुमेंट लेगा, आर्गुमेंट ले रहा है पर वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। अब देखिए मैं एक ऐसा फंक्शन बनाने जा रहा हूँ जो नो आर्गुमेंट हो। देखिए नो आर्गुमेंट हो और नो रिटर्न हो। तो नो आर्गुमेंट का मतलब यहाँ पैरामीटर में कोई वेरिएबल नहीं होगा और फंक्शन के कॉलिंग से कुछ भेजा नहीं जाएगा, तो ना भेजा है ना रिसीव करेंगे। तो होगा क्या, हम लोग $A और $B की वैल्यू यहीं ले लेंगे। ये देखिए हम ले रहे हैं $A, ले लिया इसमें 10 और फिर लिख लिया $B, इसमें लिख लिया 20। अब देखिए इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ 2.php नाम से, पहले से फाइल है उसको रिप्लेस कर दिया है। और ध्यान दीजिएगा कि कर क्या रहे हैं, ये है फंक्शन की कॉलिंग और फंक्शन की कॉलिंग से कोई वैल्यू यहाँ नहीं भेज रहे हैं। और ये है फंक्शन का डेफिनेशन, डेफिनेशन से भी कोई वैल्यू कॉलिंग पे नहीं भेज रहे हैं, इसलिए ऐसे फंक्शन को कहेंगे नो आर्गुमेंट नो रिटर्न। रन कराएंगे आप तो देखिए मैं यहाँ रन करके दिखा देता हूँ 2.php। ये देखिए रन कर दिया, वी आर गेटिंग 30। इवन इफ यू वांट टू चेंज द वैल्यू, लेट्स सी, मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज करके कर दिया 100 और सेव करके रिफ्रेश कर दिया, लेट्स सी वी आर गेटिंग 120। यानी एक ऐसा फंक्शन बनाया जो आर्गुमेंट नहीं ले रहा है और वैल्यू रिटर्न भी नहीं कर रहा है। एनी डाउट एनीवन? No, sir. No, sir. नो सर। no, sir.
वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। Done, sir. Done, sir. Done, sir. वेरी गुड वेरी गुड। तो अब देखिए क्लास, हम लोगों ने एक बना लिया नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, और एक बना लिया आर्गुमेंट बट नॉट रिटर्न। तो यानी हम लोगों ने बिना आर्गुमेंट भेजे फंक्शन पे काम किया, और एक ऐसा किया जिसमें आर्गुमेंट भेजना सीखा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कैसे कराते हैं। तो देखिए एक नई फाइल ओपन कर रहा है, और इस नई फाइल में मैं जा रहा हूँ ये लिखने कि फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कैसे कराते हैं। तो देखिए अब जो फंक्शन बनाएंगे वो बनाएंगे नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वाला बनाएंगे। तो अब रिटर्न वाला बनेगा कैसे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। नो आर्गुमेंट है तो फंक्शन की डेफिनेशन में कोई वेरिएबल नहीं होगा, और यहाँ से कोई वैल्यू भेजा नहीं जाएगा। और देखिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल फिर से ले रहा हूँ, $a = 10 ले लिया, और यहाँ पर ले रहे हैं $b = 200 ले लिया, लाइक दिस। अब देखिए क्लास, इस फाइल को सेव कर रहे हैं, पहले इसको सेव कर देते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका नाम दे दिया 3.php। अब ध्यान दीजिएगा क्लास कर क्या रहे हैं। मैंने कहा इस फंक्शन के कॉल से वैल्यू नहीं भेज रहे हैं, इसलिए इस फंक्शन का नाम टाइप होगा नो आर्गुमेंट, बट रिटर्न यानी वैल्यू रिटर्न करानी है। तो पहले फंक्शन के कॉल किया, फंक्शन की डेफिनेशन पे आएगा और इन दोनों नंबर को असाइन करेगा और ऐड कर देगा। अब देखिए इस ऐड करने के बाद मैं इस वैल्यू को प्रिंट नहीं कराना चाहता, इस वैल्यू को मैं रिटर्न कराऊंगा। तो रिटर्न कराने के लिए लिख दिया $s। तो रिटर्न करने का तरीका क्या होता है, फंक्शन की बॉडी से कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न कराना हो तो रिटर्न कराने के लिए लिखते हैं रिटर्न कीवर्ड। और क्लास कहाँ रिटर्न करता है ये वैल्यू, फंक्शन जहाँ से कॉल फंक्शन कॉल वेरी गुड। तो ये देखिए हमने यहाँ $n में रख लिया, और अगर $n में रख लिया है तो देखिए हम इको कर सकते हैं, लिख सकते हैं सम, और यहाँ लगा दिया कोलन एंड देन डॉट, और यहाँ लगा दिया $n, यानी n की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो यानी वहां से रिटर्न कराया। तो रिटर्न कराने का क्या तरीका होता है, रिटर्न कीवर्ड। ध्यान दीजिएगा, आर्गुमेंट पास करने का तरीका था यहाँ वैल्यूज दीजिए, जो वैल्यूज देंगे उसको यहाँ पर रिसीव कर लेंगे उतने ही वेरिएबल में, और उस पर काम कर लिया था। लेकिन आर्गुमेंट अब नहीं दिया है, तो रिटर्न करने का क्या तरीका है, रिटर्न कीवर्ड। जैसे ही रिटर्न कीवर्ड मिलता है वैसे ही वो आ जाता है फंक्शन कॉलिंग पे। तो कॉलिंग पे s की वैल्यू लगाएगा जिसको हमने असाइन कर लिया है n में, और n को प्रिंट करा दिया। तो यह है 3.php। सो लेट्स सी कि 3.php पे क्या हमें सम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एंड लेट्स सी क्लास वी आर गेटिंग सम और नॉट। यस सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। Done, sir. Done, sir. वेरी गुड। तो देखिए क्लास, हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा आर्गुमेंट कैसे भेजते हैं, हम लोगों ने सीखा रिटर्न कैसे कराते हैं, और हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वाला फंक्शन कैसे बनाते हैं। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाएं जो आर्गुमेंट भी ले और रिटर्न भी करे। आई रिपीट क्लास, ऐसा फंक्शन बनाना है जो आर्गुमेंट भी ले और वैल्यू रिटर्न भी करे। तो ध्यान दीजिए, आपको मैं बता चुका हूं कि आर्गुमेंट पास करने का तरीका क्या होता है। तो आर्गुमेंट का तरीका होता है कि फंक्शन के कॉल से कोई वैल्यू भेज दो। जैसे फंक्शन की कॉल से मैं यहाँ 2 वैल्यू भेज रहा हूँ, 100 और 200। आप 3 भी भेज सकते हैं, 4 भी भेज सकते हैं। तो जब भेजेंगे तो यहाँ सम फंक्शन में आके रिसीव होगा, और दोनों वैल्यूज लाइक 100 रिसीव हो जाएगा $a में, और 200 रिसीव हो जाएगा $b में। अब जब दोनों रिसीव हो गया तो उन दोनों को हमने ऐड करके s में रख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, s में रखने के बाद फिर प्रिंट नहीं करना है, फिर रिटर्न करा देना है, क्योंकि हम लोग को एक ऐसा फंक्शन बनाना था जो आर्गुमेंट विद रिटर्न हो। तो आर्गुमेंट तो देखिए हम लोग भेज दिए ही थे, अब रिटर्न भी करा दिए। तो जब आप वैल्यू रिटर्न करते हैं तो आपको अब पता है कि फंक्शन के कॉल पे वैल्यू आती है। तो देखिए फंक्शन के कॉल पे रिसीव कर लिया। तो रिसीव करने का तरीका, फंक्शन के कॉलिंग के पहले वेरिएबल का नाम और इक्वल टू सिंबल, और अगर आ गया है तो हम लोग यहाँ मैसेज दे सकते हैं इको, और लिख सकते हैं सम एज, और यहाँ दे दिया डॉट ऑपरेटर $n, ऐसा कर दिया। तो लेट्स सी क्लास, इसको भी सेव कर रहे हैं 4.php नाम से, पहले से सेव्ड है तो रिप्लेस कर दिया, और आइए यहाँ रन कर रहे हैं 4.php को, एंड लेट्स सी कि क्या हम लोग को रिजल्ट मिलता है। देखिए 4.php कर दिया, देखिए मिल रहा है 300। तो किस लिए 300 मिल रहा है, बिकॉज हमने यहाँ से पास किया था 100 एंड 200 बॉडी में, वहां पर ऐड हुआ, और ऐड होने के बाद से s में स्टोर हुआ, और उसी s की वैल्यू हमने रिटर्न करा दी जो कि $n में आके होल्ड हो गया, और उसी n को हम लोगों ने प्रिंट करा लिया। इज इट क्लियर क्लास?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। Done, sir. Done, sir. वेरी गुड। तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, बट आई हैव वन डाउट एंड वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल। देखिए क्लास, 4 तरीके से हम लोगों ने फंक्शन बनाना सीखा है और चारों तरीके में हमने काम सिर्फ एक किया है, वो ये है कि सम आ जाए। तो जरा सोचिए कि अगर 4 तरीके से हम लोग सम बना रहे हैं और सबका रिजल्ट ऐड ही आना है, 2 नंबर का ऐड ही आना है, तो ये 4 तरीके से फंक्शन क्यों बनाएंगे? एनी आइडिया? लाइन ऑफ कोड छोटा करने के लिए। कैसे होगा The अमर? function अमर करके देखिएगा, किसी में लाइन ऑफ कोड छोटा नहीं है, सब एक बराबर होता है, अप्रॉक्स। सर रिटर्न सोच वाला कर आइएगा क्लास, सोच कर आइएगा। कल स्टार्टिंग में आप लोग बताइएगा कि हाँ सर हम लोग ये सोच कर आए हैं और इस वजह से ही हम लोग 4 तरीके का फंक्शन बनाते हैं। इज इट क्लियर क्लास? Okay, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा क्लास, वेरिएबल के स्कोप कितने टाइप के होते हैं? तो देखिए वेरिएबल के स्कोप होते हैं 4 तरह के। एक होता है लोकल स्कोप, एक होता है फंक्शन पैरामीटर, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल और एक होता है स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो फंक्शन की बॉडी में लिखा जाता है और सिर्फ वही एक्सेसिबल होता है, उसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होता है। तो लेट मी शो यू कि किस वेरिएबल को कहेंगे लोकल वेरिएबल। तो देखिए मैं यहाँ पर एक फाइल ओपन कर ले रहा हूँ जिसका नाम हम लोगों ने रखा था टेम्प, और इसी फाइल में मैं कुछ चेंजेस करूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं जा रहा हूँ कुछ चेंजेस करने। देखिए एक फंक्शन है हमारे पास यहाँ और आप देख रहे होंगे शो फंक्शन है। अब इस शो फंक्शन में अगर हमने कोई वेरिएबल ले लिया, जैसे $n ले लिया 1, तो ऐसे ही वेरिएबल को कहते हैं लोकल वेरिएबल, जो कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक में बनाया गया हो। तो यहाँ देखिए लिख दिया लोकल वेरिएबल। तो ब्लॉक में बनाया गया हो का मतलब देखिए शो फंक्शन है, इसकी करली ब्रेसेस ये स्टार्टेड है और ये क्लोज है, तो इस ब्लॉक के अंदर इस n को बनाया गया है और ऐसे वेरिएबल को कहते हैं लोकल वेरिएबल। प्रिंट कराना हो तो देखिए हम $n करके ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। तो लेट मी शो यू कि रिजल्ट क्या होगा। पहले तो रिजल्ट दिखा दें, फिर इसमें हम लोग थोड़ा और चेंजेस करेंगे। तो देखिए यहाँ ले लिया temp.php एंड लेट्स सी क्लास वी आर गेटिंग रिजल्ट और नॉट। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए ये तो ठीक था कि उस स्कोप के अंदर हम लोगों ने n की वैल्यू प्रिंट करा ली, लेकिन अगर इसी n को इस स्कोप के बाहर यहाँ एक्सेस करना हो, लेट्स सी यू विल गेट एरर। लेट्स सी, नोटिस, पढ़िए नोटिस क्लास क्या लिखा हुआ है। Undefined. Undefined variable. Undefined variable. वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये लाइन नंबर 7 पे कह रहा है, यानी इस पर्टिकुलर वेरिएबल को कह रहा है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है। आपको लगे सर शो के बाद कॉल कर लीजिए, ये देखिए शो के बाद शो के बाद प्रिंट करा दे रहे हैं, अभी भी एरर होगा। लेट्स सी, लेट्स सी क्यों एरर है, क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लोकल वेरिएबल सिर्फ कहाँ एक्सेस होते हैं, सो विद इन अ स्कोप, जिस स्कोप में डिक्लेयर किया गया है उसी में एक्सेसिबल होंगे, उसके बाहर एक्सेस नहीं होंगे। इज इट क्लियर क्लास? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। Done, sir. Sir. वेरी गुड क्लास, वेरी गुड। तो लेट्स सी वी आर मूविंग अहेड। हम लोगों ने बात किया लोकल वेरिएबल की। तो लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल थे जो एक पर्टिकुलर स्कोप में एक्सेसिबल होते हैं। तो आप लोग नोटबुक और पेन जरूर लिए होंगे आई गेस, तो आप लोग उसमें हेडिंग करिए लोकल वेरिएबल और उसमें एक लाइन ऐड कर लीजिए। एक लाइन ऐड करिएगा, लोकल वेरिएबल आर दोज वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स which are accessible only in that scope. Local variable are those variable which are accessible only in that scope where it declared. Done class? Yes, sir. Yes, sir. Very Yes, good, sir. very good, very good. तो ये मैं पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ, ये 1-2 लोग के आंसर ही क्यों आ रहे हैं हर बार? Yes, sir. Yes, sir. Yes. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग करिएगा फंक्शन पैरामीटर। अब इसके बारे में भी लिख लें फिर समझते हैं। हेडिंग फंक्शन पैरामीटर, इसमें लिखिए फंक्शन पैरामीटर। फंक्शन पैरामीटर हेडिंग में लिखिएगा फंक्शन पैरामीटर is also as a local variable
but defined as a parameter in function, defined as a parameter in a function, and can access only in that function, and can access only in that function. Done class? Done. Yes, Done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब देखिए किसे कहते हैं फंक्शन पैरामीटर। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि इसी प्रोग्राम में मैं चेंजेस कर रहा हूं। ये जो $n है यहाँ से हटा दिया, और जो आप लोगों ने अभी तक काम किया था यहाँ पे वेरिएबल रख लिया। तो ये जो $n यहाँ लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड फंक्शन पैरामीटर। फंक्शन पैरामीटर क्यों कहते हैं फंक्शन पैरामीटर? क्योंकि देखिए ये फंक्शन के पैरामीटर में लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट है ये पैरामीटर है, तो इसी में लिखा हुआ है। अब अगर यहाँ से हमने 10 पास कर दिया तो ध्यान दीजिएगा क्लास, 10 पास करने का मतलब n में 10 आ गया, और यही आपका 10 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो लेट मी शो यू। ये देखिए अगर हम इसको रिफ्रेश कर दें, देखिए 10 मिल रहा है। बट मैंने आपसे ये भी कहा कि ये फंक्शन पैरामीटर भी लोकल वेरिएबल की तरह काम करता है। इसका मतलब इस स्कोप के बाहर एक्सेस नहीं होगा। जैसे देखिए अगर मैंने $n को यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया, लेट्स सी, रिफ्रेश करिए, ये देखिए अनडिफाइंड है। yes, sir. Yes, Are you getting class? I am asking to Yes, class. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. So प्लीज रिप्लाई किया कीजिए सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप यहाँ पर हैं। अब देखिए इसी $n को मैं इस सो मेथड के बाद लिख दे रहा हूँ। ये देखिए फिर से एरर, क्योंकि फंक्शन पैरामीटर भी लोकल वेरिएबल की तरह होता है। तो देखिए लाइन नंबर 8 में अनडिफाइंड हो गया। तो दैट मीन्स दिस $n कैन ओनली एक्सेस विद इन दिस स्कोप बिकॉज फंक्शन पैरामीटर है, और फंक्शन पैरामीटर आउटसाइड ऑफ द स्कोप एक्सेसिबल नहीं होता। तो नहीं होता तो देखिए इसको सेव कर दिया है। अब देखिए परफेक्टली रिजल्ट होगा 10। एनी डाउट एनीवन? No, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। Done, sir. वेरी गुड, Done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड क्लास, वेरी गुड। तो अब देखिए अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट फंक्शन के लिए, दैट इज नेक्स्ट टाइप के लिए, दैट इज ग्लोबल वेरिएबल। तो हेडिंग करिएगा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल इसमें लिखिएगा ग्लोबल वेरिएबल, global variables are declared outside of, are defined लिखिएगा, are defined outside of function body, outside of function body, and accessible to every function, accessible to every function, पैराग्राफ चेंज करके टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा क्लास, टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल कीवर्ड विल यूज्ड, ग्लोबल कीवर्ड विल यूज, और वी कैन ऑल्सो यूज डॉलर ग्लोबल्स associative array, dollar globals associative array। हेलो सर। हेलो सर। बताइए रेखा। सर आवाज कट गई थी, एक बार रिपीट कर दीजिए ना। कीवर्ड कहाँ से रिपीट करना है ये तो बताइए। ग्लोबल कीवर्ड विल, ग्लोबल कीवर्ड और अ डॉलर ग्लोबल्स एसोसिएटिव एरे, और अ डॉलर ग्लोबल्स एसोसिएटिव एरे। Done? Yes, sir. Okay. So class, can you please tell me what do you mean by dollar globals associative array? फंक्शन के बाहर एक्सेस हो जाए। Predefined variable. Predefined variable. Okay. super global variable। Very Very good. Very good. ये predefined, very good, ये predefined super global variable है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा था कि ये होल्ड करता है वो सारे वेरिएबल के नाम को जो क्रिएट किए जाएं। तो जैसे ही आप ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे तो वो जाके स्टोर हो जाएगा डॉलर ग्लोबल्स एसोसिएटिव एरे में, और जो
वेरिएबल का नाम होगा वो उसका की की तरह काम करता है, लाइक वो की हो जाता है। तो लेट्स सी कि हम लोग ग्लोबल वेरिएबल अगर बना रहे हैं तो दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, एक ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से और दूसरा मैंने आपसे कहा कि डॉलर ग्लोबल्स एसोसिएटिव एरे से। तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि वो वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर बनाया जाए वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिख लिया डॉलर नम और इस डॉलर नम में मैंने यहाँ स्टोर कर दिया 100। तो ये जो 100 स्टोर किया है ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है। लेकिन इसको आप डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर सकते हैं इस तरह, लाइक आप सोचें कि यहाँ लिख दें इको डॉलर नम, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि सो फंक्शन के अंदर नम नाम का कोई लोकल वेरिएबल हो सकता है या नहीं हो सकता है क्लास? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। इसीलिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले ग्लोबल कीवर्ड से हम लोग बताते हैं कि किस वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो उसका नाम बता दिया कि डॉलर नम को एक्सेस करना है और तब हम लोग इसको सेव करके और रिफ्रेश कर सकते हैं। तो लेट्स सी वी आर गेटिंग 100। गेटिंग क्लास? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट करिए। वेरी Done, गुड, sir. वेरी गुड। अब देखिए दूसरा तरीका, अगर यही ग्लोबल वेरिएबल है, मान लीजिए इसमें हमने वैल्यू दे दिया 110। अब हम चाहते हैं कि इसको फिर से एक्सेस करें, तो देखिए ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो नहीं होगा। लेट्स सी, ये देखिए अनडिफाइंड। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऐसे लिखेंगे तो वो लोकल वेरिएबल ट्रीट करने लगता है और लोकल वेरिएबल तो है नहीं यहाँ पर, नम होता तो प्रिंट कर देता। तो आप इसको, एक तरीका था कि ग्लोबल कीवर्ड से एक्सेस कर लें। अब दूसरा तरीका है आपके पास डॉलर ग्लोबल एसोसिएटिव एरे, और ध्यान दीजिएगा कैपिटल में होगा बिकॉज आपने देखा था सारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल कैपिटल में थे। तो यहाँ लिख दिया डॉलर ग्लोबल्स, और मैंने कहा था कि ये एक ऐसा एरे होगा जो सारे वेरिएबल्स को, सारे ग्लोबल वेरिएबल्स को स्टोर करेगा। तो ग्लोबल वेरिएबल का जो नाम है वो है नम, तो यहाँ हमने की में दे दिया नम, यानी हम चाहते हैं कि नम की वैल्यू प्रिंट करें। आपसे मैंने कहा था कि जितने भी ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट होते हैं वो डॉलर ग्लोबल्स नाम के एसोसिएटिव एरे में आके स्टोर हो जाते हैं। तो वैल्यू तो की और वैल्यू स्टोर होती है, जिसमें की होता है वेरिएबल का नाम और वैल्यू होगा 110। तो ये देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया, देखिए हमें मिल गया 110। So is it clear class? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट करने के बाद एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपसे गलती होगी। एक गलती हो सकती है आप ग्लोबल्स को ग्लोबल लिख दें। दूसरी गलती हो सकती है कि ये डॉलर नम वेरिएबल बना हुआ है और यहाँ पर आपने इस नम में भी डॉलर लगा दिया। तो ये दो गलतियों से बच के रहिएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर PHP में जितने वेरिएबल्स बनते हैं वो डॉलर से स्टार्ट होते हैं और डॉलर से ही एक्सेस करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने वही किया, और हम लोगों ने पढ़ा था जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो बिना डॉलर के बनते हैं और उसको डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं, तो वो भी हम लोगों ने किया था। और आज ये कर रहे हैं कि फिर ग्लोबल्स के साथ नम को यूज कर रहे हैं। तो डॉलर क्यों नहीं लगाया? बिकॉज आई टोल्ड यू कि ये डॉलर नम और 110 जब आपने क्रिएट किया तो ये ग्लोबल वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया। तो उस ग्लोबल वेरिएबल में वेरिएबल का नाम और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर होती है। तो नम स्टोर हुआ था और 10 स्टोर हुआ था, इसी वजह से एक्सेस करते वक्त सिर्फ और सिर्फ आप वहां नम लिखेंगे। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। यस सर। वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। सो हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट क्लास? यस सर। Yes. वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब मैं आगे जा रहा हूँ। अब मेरे पास नेक्स्ट वेरिएबल टाइप है, नेक्स्ट स्कोप है, दैट इज स्टैटिक। तो अब देखिए स्टैटिक का क्या मतलब है। पहले स्टैटिक पे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत बेसिक सा प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, सो यू शुड कैलकुलेट कि लाइक उसका रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि एक वेरिएबल है $i जिसमें 1 है, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मैं प्रिंट करूँगा $i की वैल्यू, और इस $i की वैल्यू को प्रिंट करके मैं $i की वैल्यू को इंक्रीज भी कर दूंगा, और इंक्रीज करके ध्यान दीजिएगा इस सो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। और देखिए दूसरी बार और ये तीसरी बार, यानी आप कह सकते हैं 3 बार मैं इस i की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ ऐसा। तो क्लास आपके अकॉर्डिंग इसका क्या रिजल्ट आना चाहिए?
1 1 1 वेरी गुड 1 2 3 1 1 और 1 1 1 देखिए रिफ्रेश कर दिया, देखिए 1 1 1, तो 1 1 1 आएगा। क्यों 1 1 आएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि लोकल वेरिएबल तो सिर्फ लोकल ही स्कोप में एक्सेसिबल होता है, उसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होता है। तो आपने $i जो बनाया 1, वो 1 प्रिंट करेगा, i की वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही करली ब्रेसेस बंद होगा वहां से डेटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर स्कोप में एक्सेसिबल होता है, तो वो लॉस हो जाएगा। तो लॉस हो जाएगा, दैट मीन्स अब वो वेरिएबल नहीं मिलेगा। दोबारा आप रन कराएंगे शो फंक्शन को, तो दोबारा i बनेगा, दोबारा आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी i की। तो दैट मीन्स ईच एंड एवरी टाइम आप कह सकते हैं कि 1 1 1 मिल जाएगा, क्योंकि हर बार नया वेरिएबल बन रहा है i और उसमें 1 स्टोर हो रहा है। एनी डाउट एनीवन? नो नो सर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वेरी गुड। अब देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। तो ये लिखिएगा जरा, स्टैटिक वेरिएबल हेडिंग करिएगा, इसमें लिखिएगा स्टैटिक वेरिएबल्स आर दोज which retains the value of the variable created once done class? Repeat sir. Yes sir, done. वेरी गुड। तो ये देखिए Repeat यहाँ पर sir, मैंने लिख दिया repeat again. स्टैटिक $i। और हिमांशु कहाँ तक लिखा है आपने? क्लास प्लीज एकदम, हाँ बताइए। एक बार फिर से बोल दीजिए। सनी कहाँ से बोलते हैं ये तो बताइए। स्टार्टिंग से। सनी फिर किसी और से देख लीजिएगा। अब ऐसे कैसे स्टार्टिंग से बोल देंगे? 3 लाइन 4 लाइन अगर है और अब स्टार्ट से बोल रहे हैं, एक एक बार पूछ के बोल रहे हैं, कैसे बता सकते हैं? Only a static sir, a static variable only. Static variable are those variables which retain their value and created once in the memory. तो देखिए क्लास, हमने इस $i के आगे लगा लिया स्टैटिक, तो स्टैटिक स्पेस $i लिख दिया और इसमें 1 असाइन कर दिया। फायदा ई को जब आप करेंगे तो 1 प्रिंट होगा, और जब i प्लस प्लस किए हैं जैसे ही उस स्कोप से बाहर आएंगे डेटा लॉस। तो दैट मीन्स ये नॉर्मल में होता था, बट स्टैटिक वेरिएबल के साथ क्या होता है कि ये एक बार मेमोरी में क्रिएट होता है। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम आप शो फंक्शन कॉल करेंगे, शो में आएगा तो स्टैटिक i 1 बनेगा, यानी मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा, कौन सा? एक ब्लॉक बन जाएगा, कौन सा? i, जिसमें 1 स्टोर है। आप इसको प्रिंट करा लिया, आपने इसको इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज कर दिया तो ये i 1 से इंक्रीज हो गया 2। तो अगर वो 2 हो गया और फिर से इसी शो फंक्शन को कॉल कर दीजिए, तो क्या होगा कि ये स्टैटिक i जो है अब यहाँ पर कोई इनिशियलाइजेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहले ही 2 हो चुका है, और 2 हो चुका है और स्टैटिक वेरिएबल तो एक बार क्रिएट होता है, तो एक बार क्रिएटेड था तो आपको अपडेटेड वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 2। फिर प्रिंट करेंगे 2, फिर से इंक्रीज होगा 3। तो 3 का मतलब फिर से आप जब बाहर आएंगे तो डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल का जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो पूरे प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं। Is it clear class? Yes sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वेरी गुड। तो अब देखिए हमारे पास वेरिएबल स्कोप के 4 तरीके होते हैं: लोकल वेरिएबल, फंक्शन पैरामीटर, ग्लोबल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। सो क्लास, आई एम मूविंग अहेड। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफॉल्ट पैरामीटर। देखिए क्लास, डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है? जब आप फंक्शन क्रिएट करते हैं तो जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट का आप फंक्शन क्रिएट करते हैं, एग्जैक्टली आपको उतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करने होंगे। अगर आप उससे कम पास करते हैं सो यू विल गेट एरर। जैसे देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, इसको हटा दे रहे हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, दैट्स वाई। यहाँ देखिए $i है, और ये देखिए एक और प्रिंट कर दे रहे हैं $j। अगर अब इस $i और j की वैल्यू मैं फंक्शन पैरामीटर में ले लूँ, लाइक यहाँ ले लिया $i, $j ऐसा, और यहाँ से शो फंक्शन से इनकी वैल्यूज को पास कर दिया। ये देखिए यहाँ से पास कर दिया 10, 20 लाइक दिस। तो जब ऐसा कर दिया, पेज को रिफ्रेश करेंगे, सो वी विल गेट 10 and 20। एनी डाउट एनीवन? नो सर। No sir.
वेरी गुड। अब ये बताइए फंक्शन को कॉल करते वक्त कुछ पैरामीटर कम कर दें, जैसे 20 है तो इसको इस 10 और 20 है तो इस 10 और 20 में से मैं सिर्फ अब एक आर्गुमेंट भेज रहा हूँ। देखिए एक आर्गुमेंट भेज रहा हूँ, सो यू विल गेट एरर। ये देखिए एरर आ गया कि अनकैस्ड आर्गुमेंट काउंट एरर, क्योंकि टू पैरामीटर की रिक्वायरमेंट थी और एक ही पैरामीटर दे रहे हैं, तो दैट मीन्स व्हाट कि एरर हो गया। तो यानी आपके पास जितने नंबर ऑफ वर्ड्स हों उस नंबर ऑफ वर्ड्स में, लाइक जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट हो उस नंबर ऑफ आर्गुमेंट में एग्जैक्टली उतने आर्गुमेंट पास करने होंगे। इज इट क्लियर क्लास? Yes. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन डिफॉल्ट पैरामीटर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए डिफॉल्ट पैरामीटर क्या है, सो बाय स्पेसिफाइंग डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूजर फ्री टू पास एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट, यानी यूजर क्या कर सकता है, कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कर सकता है विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर। तो कैसे लिखते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर को, तो लिखने का तरीका होता है फंक्शन के अंदर, देखिए सेट हाइट नाम का फंक्शन है, फंक्शन के अंदर वेरिएबल का नाम इक्वल टू वैल्यू, तो वेरिएबल का नाम इक्वल टू वैल्यू दे दिया, तो उससे होगा क्या कि अगर आप इसमें कोई आर्गुमेंट पास करेंगे तो वो 10 को रिप्लेस करके नई वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने आर्गुमेंट नहीं पास किया तो बाय डिफॉल्ट हाइट की वैल्यू होगी 10। जैसे देखिए यहाँ से पास कर रहे हैं 530, तो यहाँ हाइट में जाएगा तो 10 को रिप्लेस कर देगा, यानी 10 लॉस हो गया। अब आपके पास क्या है 530, तो अब जब सेट हाइट करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। तो यहाँ कोई आर्गुमेंट नहीं है तो यहाँ दो आर्गुमेंट, सॉरी सेट हाइट में हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया और यहाँ पर हम लोगों ने बताया क्या, हाइट में 10। तो जब यहाँ कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे तो उस केस में हाइट में आपको 10 मिल जाएगा, यानी एरर नहीं होगा। जबकि फंक्शन बना है एक आर्गुमेंट वाला और हम लोग पास एक भी नहीं कर रहे हैं, लाइक एक भी वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं इस लोकेशन पे। इसी वजह से ऐसे फंक्शन को कहा जाता है डिफॉल्ट पैरामीटर। क्यों? क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो भी आपका पैरामीटर इनिशियलाइज्ड है। नेक्स्ट देखिए अगर 130 पास करेंगे तो 10 लॉस होकर 130 हो जाएगा, 290 पास करेंगे 10 लॉस होकर 290 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट पैरामीटर, यानी जो आप इसमें पास करेंगे वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, और अगर नहीं भी पास करते हैं तो वो एरर नहीं होगा, बिकॉज डिफॉल्ट पैरामीटर में वैल्यू दी हुई है। तो डिफॉल्ट पैरामीटर में क्या वैल्यू दी है, 100 हाइट इक्वल्स टू इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट करते हैं क्लास। Done, sir. Have you taken a screenshot? Very good. Yes, sir. Yes, sir. Class, is it audible? Yes, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए मैं ये कह रहा था कि ये तो डिफॉल्ट पैरामीटर था, आपने ये समझ लिया डिफॉल्ट पैरामीटर देने का फायदा कि आप आर्गुमेंट नहीं देंगे तो भी वो इनिशियलाइज्ड रहेगा। लेकिन अब देखिए डिफॉल्ट पैरामीटर के कुछ डिसएडवांटेज। क्या डिसएडवांटेज है? देखिए ये है इनकरेक्ट यूज ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर। क्यों ये इनकरेक्ट यूज है? देखिए जब दो आर्गुमेंट की बात होती है, दो आर्गुमेंट पे हम लोग को सोचना है कि लाइक व्हाट वी आर डूइंग। तो लेफ्ट साइड में देखिए लिखा हुआ है सरनेम और राइट साइड में देखिए लिखा है नेम। तो मुझे बताइए इस फंक्शन में कितने आर्गुमेंट पास किए जा रहे हैं? दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएगा कि इसको लिखने का क्या मतलब है। देखिए सरनेम वाले वेरिएबल में, मतलब इसकी अगर बात करें तो ये तो डिफॉल्ट पैरामीटर है, तो नॉट अ मैटर क्योंकि ये डिफॉल्ट पैरामीटर है। लेकिन अगर इस डिफॉल्ट पैरामीटर के बाद $नेम की बात करें तो इसका मतलब इसका आर्गुमेंट देना मैंडेटरी है। इसको लेफ्ट में होना चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ वो सुनिए पहले प्लीज। तो मैं क्या कह रहा हूँ ये आप लोगों को क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर आपने एक वेरिएबल खाली छोड़ा है तो इसका मतलब है सर आवाज ही नहीं आ रही। आवाज कट रही है। आवाज से ब्रेक हो Not audible. class now it's audible. Yes, Yes, sir. sir. Yes, yes.
वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं क्लास ये कह रहा था कि देखिए यहाँ पर 2 आर्गुमेंट का फंक्शन था, लेकिन एक में हम लोगों ने पैरामीटर बता दिया है, यानी डिफॉल्ट पैरामीटर बता दिया है। सर नेम वाले में डिफॉल्ट पैरामीटर बता दिया है और डॉलर नेम में नहीं बताया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपका इंटरप्रेटर क्या समझेगा? आपका इंटरप्रेटर ये समझेगा कि आपने एक पैरामीटर को खाली छोड़ा है, इसका मतलब एक वैल्यू आप जरूर देंगे। क्लियर हुई मेरी बात आपको क्लास? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए, जब आप वैल्यू पास करते हैं, तो जब आप फर्स्ट वैल्यू पास करते हैं तो फर्स्ट वेरिएबल में जाता है, दूसरी वैल्यू अगर पास करते हैं तो दूसरे वेरिएबल में जाता है। तो अब इस केस में, जिस केस में इंटरप्रेटर ने ये समझा कि नेम खाली है और इसमें डिफॉल्ट पैरामीटर दिया है, इसका मतलब कम से कम आप एक आर्गुमेंट भेजेंगे। लेकिन देखिए, क्या मैं एक आर्गुमेंट भेजूं तो ये फंक्शन काम करेगा? तो एग्जैक्टली नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर एक आर्गुमेंट भेजेंगे तो वो सरनेम को इनिशियलाइज कर देगा, और सरनेम को इनिशियलाइज कर देने का मतलब नेम नाम का वेरिएबल एरर हो गया, क्योंकि वो तो डिफाइंड ही नहीं हुआ। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। वेरी गुड। इसीलिए ये क्या है? इनकरेक्ट यूज ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर। तो करेक्ट क्या है? करेक्ट का मतलब लेफ्ट पैरामीटर शुड बी इनिशियलाइज्ड, should be like empty, but right parameter should be initialized। देखिए, राइट पैरामीटर को इनिशियलाइज कर दिया, तो अब इसको देख करके इंटरप्रेटर क्या समझेगा? इसको देख करके भी यही समझेगा कि कम से कम आप एक आर्गुमेंट भेजेंगे, और कम से कम एक आर्गुमेंट भेजेंगे तो देखिए, एक आर्गुमेंट भेज करके कि देखिए मैं डी के पास कर रहा हूँ, तो डी के नेम में रिसीव हो जाएगा। तो व्हाट अबाउट एस नेम? तो एस नेम तो पहले से इनिशियलाइज्ड है बाय द PHP। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। Done, sir. वेरी गुड वेरी गुड। तो ध्यान दीजिएगा क्लास में, आपको फिर से इसको बता दूं, इसको बहुत लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। इस कंसेप्ट को ऐसे ही समझिएगा कि कम से कम एक आर्गुमेंट यहाँ पर की बात कर रहे हैं। अगर आपने एक छोड़ दिया, इसका मतलब कम से कम आप एक आर्गुमेंट देंगे, और अगर एक आर्गुमेंट देंगे तो आपको बस ये चेक कर लेना है कि क्या एक आर्गुमेंट देने पर ये प्रोग्राम सही चलेगा, और अगर हाँ तो वो इनिशियली एरर नहीं देगा, और अगर नहीं तो वो इनिशियली भी आपको एरर प्रोवाइड करेगा। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब आगे चलते हैं क्लास, हम लोग एक आगे नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप और आगे मूव करते हैं। तो लेट्स सी, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड मल्टीपल आर्गुमेंट, लाइक मल्टीपल वैल्यूज कैसे रिटर्न कराएंगे। देखिए, रिटर्न कीवर्ड से केवल एक बार में एक वैल्यू रिटर्न होती है, तो एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कराने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं एरे का, एरे की हेल्प से कर सकते हैं। तो देखिए क्लास कैसे करेंगे, पहले आप लोगों को यहाँ से समझना है। ये देखिए स्मॉल नंबर्स, ये एक फंक्शन है जिसको हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया है। तो इस स्मॉल नंबर फंक्शन को कॉल किया है, जैसे ही कॉल करेंगे तो यहाँ डेफिनेशन पे जाएगा, डेफिनेशन पे के सारा काम करेगा और यहाँ से रिटर्न करेगा एक एरे को। तो एरे को रिटर्न कर रहा है 0 1 2, यानी 3 एलिमेंट। तो ये तीनों एलिमेंट आकर के स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में, और इस वेरिएबल को एक साथ प्रिंट करने के लिए मैंने यूज कर लिया प्रिंट अंडरस्कोर आर $ARR। एंड आई नो कि आप प्रिंट अंडरस्कोर आर नहीं जानते हैं, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि प्रिंट अंडरस्कोर आर एक एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। यूज किया था फॉर ईच लूप का, तो आप उसकी हेल्प से भी एरे एलिमेंट को यहाँ प्रिंट कर सकते थे, बट हियर आई एम टेकिंग व्हाट प्रिंट अंडरस्कोर आर। एनी डाउट एनीवन? नो सर। No, sir. No, sir. वेरी गुड। हाँ बताइए। ओके तो अब हम जा रहे हैं फर्स्ट वाले स्टेप में। यहाँ क्या कर रहे हैं, तो ये तो 2 लाइन हम लोगों ने समझ लिया कि क्या कर रहे हैं और एरे की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। आपको अगर इसमें डाउट हो कि सर प्रिंट अंडरस्कोर आर, तो आप फॉर लूप लगा लीजिएगा जैसे आप लोग पहले करते थे, तो आपको सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। बट अब देखिए स्मॉल नंबर्स को फिर कॉल किया, फिर डेफिनेशन पे जाएगा, सारा काम करेगा और फिर रिटर्न कर देगा वैल्यू। जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस एरे को अनपैक कर रहे हैं। अनपैक का मतलब ये जो एरे में ढेर सारी वैल्यूज थी, इस वैल्यूज को हम लोग सनी और माउस। सो हियर आई एम सेइंग कि लाइक ये स्मॉल फंक्शन क्या करेगा, जब वैल्यू रिटर्न होगी तो रिटर्न होने के बाद हम चाहते हैं कि ये जो एरे आ रहा था, इस एरे को अलग अलग वेरिएबल में रख लें। तो 0 1 2 आ रहा था, तो यहाँ पर लिस्ट फंक्शन की हेल्प से
0 की वैल्यू फर्स्ट में ले लेंगे, 1 की वैल्यू सेकंड में ले लेंगे और 2 की वैल्यू थर्ड में ले लेंगे। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। डन क्लास? Done, sir. Done, sir. Done, sir. वेरी गुड। तो ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करने के लिए एरे बनाकर रिटर्न करते हैं। होल्ड करने का तरीका एक वेरिएबल में रख करके एरे की तरह उसको प्रिंट करा सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आप चाहते हैं कि हर एक वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल में रख लें तो लिस्ट फंक्शन की हेल्प से सारे वेरिएबल डिफाइन करके उसे होल्ड किया जा सकता है। तो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज, बट आई एम मूविंग फॉर वेरिएबल फंक्शन। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए, तब हम लोग बात करेंगे वेरिएबल फंक्शंस की। डन क्लास? वेरी गुड। तो इसको एक बार रन करा लीजिए, तब हम लोग बात करेंगे कि वेरिएबल फंक्शन का क्या फायदा है, क्यों कर रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है तो पहले इसको रन करा लीजिए। डू इट फास्ट, हो जाएगा तो रेज हैंड करिएगा। सर क्या बोल रहे हैं सिद्धांत? सर मेरा एक डाउट रह गया था, वो सर मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा था तो लेट हो गया था इसीलिए। कोई बात नहीं, कल के स्टार्टिंग में पूछ लीजिएगा। कुछ पुराना है? यस सर, मतलब कल का ही है, तो फिर आज वाला होमवर्क हम नहीं बना पाएंगे। क्या है ऐसा डाउट था आपका? सर वो जो सर कल आप दिए थे ना प्रोडक्ट आईडी को करने के लिए, हाँ, तो वो हम वापस कर रहे थे, तो हम फिर से कोशिश किए, कल क्लास में किए थे तो आ गया था, लेकिन जब आज कर रहे हैं ना तो एरर आ जा रहा है। क्या एरर आ रहा है, पढ़ा था आपने? यस सर, एक मिनट में बता रहा हूँ फिर से। सर आ रहा है सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड डेटा t अंडरस्कोर स्ट्रिंग इन सी एग्जाम htdocs insert.php online 11। insert.php वाले फाइल पे जाइए, 11 नंबर पे देखिए। क्या एरर बताया आपने? सिंटैक्स एरर। एरर। तो इंसर्ट वाले पे जाइए, सिंगल कोट, डबल कोट और डॉट में आपने गलती की है। और चाहे तो आप मुझे insert.php स्क्रीन शेयर कर दीजिए जब तक ये लोग कर रहे हैं। ऐसे स्क्रीन शेयर ही कर देता हूँ। So class, please keep typing and do it fast. सर दिखाई दे रहा है क्या मेरा स्क्रीन नहीं, थोड़ा जूम कर दीजिए इसको, थोड़ा जूम कर दीजिए। जूम डबल को छोड़ दिया सर, मेरा भी ऐसा सर ही क्या हुआ। करना था सर, मैं लेफ्ट हो गया था अपने आप। ये देखिए हो आपने रहा है। यहाँ पर सिंगल कोट लिया है, सिंगल कोट है, डबल कोट्स है, डॉट $n लिया है, डबल कोट, सिंगल कोट, डबल कोट, डॉट लिखा तो यहाँ सही है। ये डबल कोट छूटा हुआ है, देखिए ब्रैकेट के बाद। इंसर्ट का जो डबल कोट्स है, हाँ यहाँ पर छूटा हुआ है। यहाँ सर। यस यस, ओके, थैंक यू सर। वेलकम सिद्धांत, वेलकम। एंड दैट्स वेरी गुड, यू आर डूइंग द वर्क, दैट्स वेरी गुड। थैंक तो यू। डबल कोट्स लगा लीजिए और एक बार run करके देखिए। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर मेरा भी एक जो प्रोडक्ट वाला जो आर्यन, क्लास के शुरुआत में सब सर, प्रॉब्लम पूछी जाती है, बीच में नहीं पूछी सर जाती। क्लास ऑलरेडी लेट हो चुका था, इसलिए सर स्टार्टिंग में आपको डिस्टर्ब करना सर। बहुत अच्छा कि आज आपने नहीं डिस्टर्ब किया, क्योंकि आज डिस्टर्ब करने वाला मूड था भी नहीं। बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर प्रोडक्ट में सर इंसर्ट मतलब सर अपडेट में एरर दे रहा है सर। एरर पढ़ के बताइए। सर वही अनएक्सपेक्टेड टी वेरिएबल सर, इस टाइप का कुछ। आपने अपडेट के लिए जो कमांड लिखा है वो सही नहीं लिखा है। अपडेट के सिंटैक्स को मैच करिए। कॉलम नेम इक्वल टू जो वैल्यू लिख रहे हैं, पहले ये मैच करिए कि कॉलम के नाम आपने सही लिखे हैं। दूसरा ये मैच करिए सिंगल कोट, डबल कोट और डॉट सही लगा है। और नहीं समझ में आता फिर मुझे बताइए। ओके सर। सर बताइए। सर ये इधर रन कर रहे हैं तो आ रहा है वार्निंग, यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट MySQL I assumed MySQL I ब्रैकेट में दिस विल थ्रो एन एरर इन फ्यूचर वर्जन ऑफ PHP। गलत किया है ना आपने, इसलिए। दिखाइए, शेयर करिए स्क्रीन को। सर कोई और शेयर कर रहा है। कोई बात नहीं, आप शेयर कर दीजिए अगर आप कर रहे हो तो।
सिद्धांत ऊपर ऊपर ले जाइए, कोड को दिखाइए, कोड को। insert डॉट php दिखाइएगा सिद्धांत। insert.php है सर। ओपन नहीं हो रहा, ओपन नहीं हुआ है। आपने आई थिंक पहला ऑप्शन नहीं चूज किया शेयर करते वक्त। शेयर करते वक्त पहला ऑप्शन चूज किया कीजिए क्लास। स्क्रीन नाम का एक ऑप्शन है, उसे चूज करना होता है। स्टॉप करिए सिद्धांत, फिर से करिए। हाँ वेरी गुड। अब सर आ रहा है क्या? हाँ इसको ओपन करिए और इसको थोड़ा जूम कर, ये देखिए MySQL आई अंडरस्कोर होता है, आपने हाइफन लगा दिया है। ये इधर? थोड़ा नहीं, नीचे आइए। हाँ ओ, MySQL आई अंडरस्कोर क्वेरी। थैंक यू सर। सिद्धांत प्लीज डू इट। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा। ओके सर मेरा क्लास मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ अपनी तरफ से 2 मिनट के लिए। मैं आ रहा हूँ, डोंट वरी। तब तक आप लोग क्लास करिए।
हेलो सर। हेलो। हेलो 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 सर।
Okay, class. So have you done? Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good, very good, very good. तो कोई कुछ पूछ रहा था मुझसे? हाँ जी क्लास, कोई कुछ पूछ रहा था? यस सर। हाँ बताइए। हेलो। हाँ बताइए। सर वो जो कल दिए थे, जो प्रोडक्ट दिए थे सर ऐड करने के लिए वैल्यू को, हाँ हाँ। तो मेरा अनेबल टू स्टोर मतलब कि मैसेज मतलब कि अनेबल टू इंस पार्ट वाला अपडेट हो जा रहा है, अनेबल टू स्टोर। तो आपने कुछ गलत कर दिया होगा। क्या आपके टेबल में जितने नंबर ऑफ कॉलम हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम में आप डेटा दे रहे हैं? नहीं सर, वो पिक वाला नहीं दे रहा था। हाँ तो उसमें फिर इंसर्ट कमांड में वैल्यूज के पहले कॉलम लिस्ट दिया है आपने? कॉलम लिस्ट में सर जो वैल्यूज का इंसर्ट क्वेरी यस सर, कॉलम लिस्ट दिए हैं सर, लेकिन उसमें क्या देना है सर वही कंफ्यूज था। अरे कॉलम लिस्ट में कॉलम के नाम देने हैं। लाइक आपके टेबल में अगर नेम कोर्स बैच कॉलम है तो वैल्यूज के पहले आप लिखेंगे नेम कॉमा कोर्स कॉमा बैच ब्रैकेट के अंदर। कॉलम का नाम देंगे सर ना? बिल्कुल, यानी जिस जिस कॉलम में वैल्यू देनी है उन कॉलम्स के नाम। ओके सर, हम वो वेरिएबल का नाम दे दिए थे। नहीं नहीं, वेरिएबल का नाम तो वैल्यूज के बाद लिखेंगे ना, और वो सिंगल कोट डबल कोट वाले कन्वेंशन के साथ लिखेंगे। ओके सर। चलिए, फिर भी प्रॉब्लम होगा तो कल मुझे स्टार्ट में बताइएगा। सो क्लास मुझे ये बताइए, हेलो सर। क्या आप लोग 4 बजे कल कंफर्टेबल होंगे कल से? Yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसा 4 से 6 की मेरी 6 बजे क्लास होती है। सो कोई ऐसा जो 4 बजे कंफर्टेबल नहीं है? नो सर। ओके, तो फिर हम लोग कल 4 o'clock, कल या कल आप ये कह रहे हैं कल से, कल नहीं, कल से आप 4 o'clock कनेक्ट करेंगे एंड वी विल डू 4 to 5:45. इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. हेलो सर। यस सर। सर हेलो So, सर। I am requesting to you all what I have given the assignment and task that you should do, because उसको complete करना mandatory है, करके ही आइएगा। जिसको जो प्रॉब्लम होगा स्टार्ट में ही पूछेगा। And now we are binding because you know I have one more next session, so you all can put your feedback before Hello, leaving sir. this session. So thank you very much class. सर हेलो सर। हाँ बताइए। सर मॉडिफाई में मेरा प्रॉब्लम आ रहा था सर। तो अब अभी तो नहीं कुछ कर सकते हैं ना, अब आप